हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स है और ये वन लाइनर बुक्स है, इसके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसके क्वेश्चनों में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हमारा ये 9 पार्ट है और इसमें हम सल्तनत कालीन जो धार्मिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन आगे भी हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। धार्मिक शब्दावलियां हैं और देखिए काफ़ी सल्तनत कालीन जो साहित्य या साहित्यकार एवं रचनाएं हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। आइए देखिए जो सल्तनत कालीन धार्मिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए मुस्लिम राजनीति विचारों का आधार क्या था, तो कुरान, हदीस और इज्मा जो है इनके राजनीतिक विचारों का आधार था। हदीस क्या है, ये इस्लामिक कानून है और इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है, तो कानून तथा न्याय से है। सल्तनत काल में दस्तर बंदान कौन कहलाते थे, तो ये उलेमा लोग कहलाते थे। मुस्लिम विद शरीयत की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त था, तो उलेमा वर्ग को प्राप्त था। सल्तनत काल में धर्म विभाग का प्रधान कौन होता था, तो शद और सुदूर होता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंशूर किसको मिला था, तो इल्तुतमिश को मिला था। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी, सुल्तान इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी। किस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था, तो सत्ता की पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से जो है इसने इल्तुतमिश ने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था। किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी, तो हलाकू मंगोल नेता था, इसने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या करती थी। किस सुल्तान ने कहा कि मुझे शरह की चिंता नहीं है, तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने कहा था कि मुझे शरह की चिंता नहीं है। राज्य के कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन क्या है, तो इसने जो है फर्स्ट नंबर देखिए, अलाउद्दीन ने प्रभुसत्ता के लिए अपने दावे सशक्त करने के लिए खलीफा के नाम की स्वीकृति को आवश्यक नहीं समझा था। सेकंड नंबर देखिए, अलाउद्दीन द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने के पीछे उद्देश्य जो है वस्तुतः खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। इसका थर्ड नंबर देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने चर्च को राज्य के अंतर्गत लाने का जो है साहस किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उलेमाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। और दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो उलेमाओं की इच्छा का सम्मान नहीं करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। किसने खलीफतुल्लाह अल्लाह की उपाधि जो है धारण की थी, या खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण की थी, दोनों नाम आ जाते हैं, तो मुबारक शाह खिलजी ने धारण की थी और इसका पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण की, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था, इसने खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया था। दिल्ली अभी दूर है, ये चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी, गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी। और किसने दी थी, निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था, गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर जो है खुतबा नहीं पढ़ा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था।
जो कि प्रथम सुल्तान था, इसने खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रदान किया था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का घनिष्ठ संबंध था। दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सवों में भाग लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक था। उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो जिन प्रभु सूरी था। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे के सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित हैं। कौन एक सुल्तान इसका एक अपवाद था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका एक अपवाद था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो फिरोज तुगलक ने लगा दिया था। जिम्मी किसे कहते थे? तो जिम्मी जो है जजिया देने वाले हिंदू को जो है जिम्मी कहते थे। आगे देखिए, जो धार्मिक शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ बस। देखिए, जो धार्मिक शब्दावलियाँ थी, हदीस ये मोहम्मद साहब के कथनों तथा उनके जीवन से संबंधित कहानियों का संग्रह था, जिसे हदीस कहते थे। शरा या शरीयत ये इस्लामी विधान था। काजी न्यायाधीश जो होते थे और जो मुकदमों का निर्णय शरा के अनुसार करते थे उसे काजी कहते थे। खिलात वह वस्त्र जो सुल्तानों की ओर से इनाम में दिया जाता था उसे खिलात कहते थे। और खुतबा जो होता था, यह व्याख्यान जो ईद या जुम्मे की नमाज के साथ पढ़ा जाता था उसे खुतबा कहते थे। ज़कात क्या होता था? तो मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक दर था जो कि 2.5% तक था। आगे देखिए, जजिया ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जिम्मियों से लिया जाने वाला कर था। और जिम्मी जो है एक किसी देश पर विजयोपरांत जो भी प्रजा इस्लाम स्वीकार न करती थी उसे जजिया देना स्वीकार कर लेती थी, उसे जिम्मी कहते थे। तजकीर किसे कहते थे? एक प्रकार का धर्मोपदेश था जो युद्ध आदि संकट के समय जो है इसका विशेष महत्व था। तफसीर या कुरान का अनुवाद तथा समीक्षा करता था, उसे तफसीर कहते थे। फतवा किसी समस्या का शरअ के अनुसार निर्णय और मुक्ति का मत, उसे फतवा कहते थे। फ़िक़ह जो है इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को फ़िक़ह कहते थे। और मिल्क जो है विद्वानों तथा धार्मिक कार्यों को प्रदान किए जाने वाली भूमि जो वंशानुगत होती थी उसे मिल्क कहते थे। मुहत्सिब जो है ये समस्त गैर इस्लामी बातों को रोकने वाला अधिकारी होता था, उसे मुहत्सिब कहते थे। वक्फ जो है यह वह धन संपत्ति अथवा भूमि के जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी उसे वक्फ कहते थे। सदका यह एक प्रकार की दान जैसी थी जिसे ईद का दान आदि जो है धार्मिक कर था, उसे सदका कहते थे। शद्र उस सुदूर के अधीन जो है धार्मिक न्याय तथा शिक्षा संबंधी कार्य की देखरेख करने वाले को शद्र कहते थे। मंशूर यह खलीफा द्वारा प्राप्त मान्यता पत्र था। और मदरसा जो है इस्लामी शिक्षा के लिए उच्च केंद्र थे। मकतब जो है इस्लामी शिक्षा के प्राथमिक केंद्र थे। और नौरोज़ जो है यह 9 वर्ष का ईरानी उत्सव था जिसे बलबन ने दरबार में प्रचलित करवाया था। आगे देखिए, जो सल्तनतकालीन साहित्य एवं साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिल्ली के सुल्तानों में किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? तो फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो आप सभी जानते होंगे फारसी भाषा थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है राजनयिक सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ कौन सा था? तो आदाब उस सलातीन था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये अलबर्नी की रचना है। अलबर्नी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान था। किस लेखक की पुस्तक
किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो ईसी सचाऊ ने जो है किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हिंदुओं का विश्वास था कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं तथा उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। ये कथन किसका था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया स्टेटमेंट है, अलबर्नी का स्टेटमेंट था ये। और अमीर खुसरो क्या थे? ये कवि, संगीतज्ञ व इतिहासकार थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटियाली, वर्तमान ये काशगंज में है। और अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1252 ईस्वी में हुआ था, जो कि ये एनसीईआरटी बुक्स में जो है 1252 ईस्वी इनकी डेट दे रखी है। और 1253 जो है, जो एससी वर्मा की हिस्ट्री की बुक्स है उसमें 1253 दे रखा है। जो एग्ज़ाम में आए वो आप करिएगा, डेटें दोनों मिलती हैं। किसने स्वयं को तोतिए हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा? तो अमीर खुसरो ने कहा था। और नई फारसी काव्य शैली शबा की हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन था? तो अमीर खुसरो था। कौन सा कवि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? तो अमीर खुसरो था। ये हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। और वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? तो अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो के विषय में सत्य कथन क्या है? तो आइए देखिए, फर्स्ट नंबर जो है, अमीर खुसरो की रचनाओं में हिंदी के पद समाहित हैं। सेकंड नंबर देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के प्रति आदर प्रदर्शित किया तथा इसने अपनी रचनाओं में प्रयोग करने में संकोच भी नहीं किया हिंदी भाषा को। फारसी का वो प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने नूह शिफिर की रचना किसकी प्रशंसा में की थी? तो भारत की प्रशंसा में की थी। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों का वर्णन किया था? तो दक्षिण भारत में मलिक काफूर के अभियानों का वर्णन किया था। किस इतिहासकार ने मालिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक जो है विवरण दिया है? तो अमीर खुसरो ने ही दिया है। आगे देखिए, वो फारसी विद्वान कौन था जो चित्तौड़ के अभियान के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो अमीर खुसरो ही थे। पद्मनी प्रकरण का उल्लेख किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? तो अमीर खुसरो जो है मंगोलों द्वारा बंदी ही बनाए गए थे। और अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष अधिक बड़े थे? तो ये 32 वर्ष बड़े थे। आगे देखिए, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी मसनवी आशिका लिखी है? तो एक खिज्र खां के आदेश पर लिखी थी। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। तुगलकनामा का लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं। और अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया था? तो ये मिफ्ता उल फुतूह में जो है इसने जलालुद्दीन खिलजी के जो सैनिक अभियान थे उनका वर्णन जो है अपने इस ग्रंथ में किया था। किसने कहा है कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों में बहा जमा हुआ रक्त है? तो अमीर खुसरो ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों में बहा जमा हुआ रक्त है। भारत में कव्वाली के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के आरंभकर्ता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से समृद्ध थे? तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से समृद्ध थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी राजा इतना दयालु सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु और अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मिन्हाजुस्सिराज का यह कथन किससे संबंधित था? तो ये मिन्हाजुस्सिराज ने इल्तुतमिश के लिए लिखा था ऐसा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिन्हाजुस्सिराज किस शासकों के समकालीन था? तो दासवंशी शासकों के समकालीन था। मिन्हाज ने अपने ग्रंथ तबकात नासरी को किसे समर्पित किया?
तो जो तबकात-ए-नाशरी ग्रंथ था इसे जो नासिरुद्दीन महमूद था इसको समर्पित किया था इसने। तबकात-ए-नाशरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाजुश्शिराज थे। और इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तबकात-ए-नाशरी का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्टी के द्वारा किया गया था। रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबकात-ए-नाशरी, फिर फतवा-ए-जहांदरी। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में क्यों होता है? क्योंकि कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभ रूपों को जो है इसने इंगित करने के लिए मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में किया गया था। एक बार एक क्वेश्चन को और देख लीजिए। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में क्यों होता था? क्योंकि कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए संस्कृत ग्रंथों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समकालीन इतिहासकारों में जियाउद्दीन बर्नी और शम्स-ए-शिराज अफीक ने अपनी पुस्तकों को कौन सा एक समान नाम दिया था? तो तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। ये तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही को जो है इन्होंने एक नाम दिया था। राजनैतिक दर्शन से संबंधित किस पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं? तो ये फतवा-ए-जहांदरी जो थी इनकी राजनैतिक दर्शन से संबंधित ग्रंथ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? तो बर्नी है। इतिहास को कोरिलेट करके पढ़िए। बलबन और बर्नी, बलबन किसके समय है? बर्नी। इस तरह से आपको याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन भी यहाँ जैसे पूछा गया है ना, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? तो बर्नी है। तो थोड़ा सा माइंड में सेट करना पड़ेगा तभी इतिहास जो है माइंड में सेट होगा, क्योंकि इतिहास जो ब्रॉड सिलेबस है इतिहास का, एक दूसरे से कोरिलेट करके इसको पढ़िए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे इतिहासकार कौन थे जो अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण उपायों के विषय में सूचना देते थे? तो जियाउद्दीन बर्नी थे, अमीर खुसरो थे और इब्न बतूता थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है कौन सी पुस्तक थी? तो तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही थी। बर्नी किसके शासनकाल में थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में थे। रहला के लेखक इब्न बतूता हैं और इब्न बतूता का मूल नाम क्या है? तो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद नाम है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था? इब्न बतूता ने दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने लगभग 30 वर्ष में व्यापक यात्रा जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। और पूर्व आधुनिक काल में संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन उपर्युक्त अवतरण में किया गया है? तो इब्न बतूता था। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जब उसने सत्ता पाई तो शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने उपर्युक्त वक्तव्य जो है किसके बारे में दिया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुल्तान के शासनकाल में संस्कृत ग्रंथों का फारसी एवं अरबी में अनुवाद जो है कार्य सर्वाधिक हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। और फुतवाहत-ए-फ़िरोज़ शाही का लेखक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, क्योंकि इसने अपनी आत्मकथा ही लिखी थी फुतवाहत-ए-फ़िरोज़ शाही नामक ग्रंथ में। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज तुगलक था। वही क्वेश्चन देखिए घुमा घुमा के पूछा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। कौन सी पुस्तक फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी? फुतवाहत-ए-फ़िरोज़ शाही थी। दिल्ली का कौन सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखे? फिरोज तुगलक थे। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा पूछा गया है, कहीं संस्मरण कहीं आत्मकथा।
तो आप खुद नोटिस करते चलिए कि क्वेश्चन कितना रिपीटेड हुए हैं एग्जामों में। तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तो शमशेर सिराज, अफीक एवं जियाउद्दीन बर्नी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियाउद्दीन बर्नी के विषय में सही कथन क्या है? तो फर्स्ट नंबर देखिए, मोहम्मद तुगलक का समकालीन था और वह तारीख फिरोज शाही का लेखक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो जो याहिया सरहिंदी था ये सैयद वंश के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए लिखा था? तो शिहाबुद्दीन अल उमरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रचना में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा-ए-जहांदारी में जो है आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत स्त्रोतों में संग्रहित तिब्ब-ए-सिकंदरी का विषय क्या था? तो आयुर्विज्ञान से संबंधित था और ये सिकंदर लोधी के समय इन ग्रंथों का अनुवाद करवाया गया था। अष्टखंडीय पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एसे टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस किसके द्वारा संपादित हुई थी? तो H.M. एलियट और जॉन डॉनसन द्वारा जो है ये पुस्तकें जो है संपादित हुई थी। याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के किस शासक के समकालीन था? तो ये मुबारक शाह के समकालीन था। वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब कौन था? तो अलमशेर था, जिसे अबू माशर भी कहते हैं। आगे देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के फारसी स्रोत अधिकांशतः किसके बारे में थे? तो दरबार की घटनाओं के बारे में थे। चुंबकीय दिशा सूचक व भारतीय महासागरों के प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने गुलरुखी नाम से अनेक कविताएं लिखी? तो सिकंदर लोधी ने लिखी थी। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरश किसके द्वारा लिखा गया था? तो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास किस में लिखा गया है? तो फारसी में लिखा गया है। आगे देखिए, जो पूर्व मध्यकाल साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। अखबार, अभी इतना कल इसको कंप्लीट करते हैं। आज इतने ही रखिए। जो पूर्व मध्यकाल साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको कल करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये तो कंप्लीट आइए कर लेते हैं। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। आइए देखिए, जो पूर्व मध्यकालीन साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, इधर पुस्तक हैं और उधर उनके लेखक हैं। अखबार अल सिंध वल हिंद के लेखक सुलेमानी थे और मजरूल अल जहाब के लेखक अल मसूदी थे। किताब अल मशालिक बल ममालिक जो है इब्न खुर्दादब थे और फुतूह अल बुल्दान जो है अल बिलादुरी थे। तारीख़ सिंध के लेखक मीर मोहम्मद मासूम थे। तारीख़ मसूदी के लेखक बैहाकी थे। जफ़रनामा के लेखक सैफुद्दीन यज़दी थे और तारीख़ जहान के लेखक जो है अता मलिक जुबैनी थे और रामचरित के लेखक जो है संध्याकर नंदी थे। इनको आप 1-2 बार ज़रूर पढ़िएगा, तभी आपको ये सारी बुक से जो है क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहता है। आगे देखिए, सल्तनत कालीन जो साहित्य थे, इधर पुस्तक है और इधर लेखक है और किन समकालीन शासकों के समय में लिखी गई हैं। तो तारीख़ हिंद या तहकीक हिंद यह अलबर्नी ने लिखी थी, महमूद गजनबी के समय में लिखी गई थी। तारीख़ यामनी, जिसे किताबुल यामनी के नाम से जानते हैं, इसको उतबी ने लिखा था, यह भी महमूद गजनबी के समय लिखी गई थी। तारीख़ बैहाकी, ये बैहाकी ने लिखी थी, यह भी महमूद गजनबी के समय लिखी गई थी। जैनुल अखबार, ये अबू सईद बिन अब्दुल ने लिखी थी, महमूद गजनबी के समय में लिखी थी। और आदाबुल हर्ब बस्सु आज़ाद जो है यह फ़ख मुअद्दिर ने लिखी थी और इल्तुतमिश के समय में लिखी थी।
आगे देखिए, शाहजार ए अंसाब जो है ये भी फ़क़ मुदब्बिर ने लिखी थी, फ़क़ मुदब्बिर ने लिखी थी और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लिखी थी। आगे देखिए, तज उल माशिर यह हसन निजामी ने लिखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लिखी थी। तबकात नाशरी ये मुनहाजुस सिराज ने लिखी थी, इल्तुतमिश के समय में लिखी थी। सियासत नामा निजाम मुल्क तूशी ने लिखी थी। खैरुज मजलिस जो है हमीर कलंदर ने लिखी थी। तारीख़ मुबारक शाही याहिया शरहिंदी ने लिखी थी। और फुतूश सलातिन ये मलिक इशामी ने लिखी थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखी थी। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये फ़तवाए जहादारी कुव्वत उल तारीख़ और शनाए मोहम्मदी या हसरत नामा ये सारी पुस्तकें जो है जियाउद्दीन बर्नी की थी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखी गई थी। आगे देखिए, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये शम्स सिराज अफ़ीक ने लिखी थी, फ़िरोज़ तुगलक के समय लिखी थी। सीरत फ़िरोज़ शाही ये अज्ञात लिखी थी और फ़िरोज़ तुगलक के समय में लिखी थी। फुतवात फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ तुगलक ने लिखी थी, खुद ही ये इसकी आत्मकथा थी। और किरानुश्शादैन मिफ्ताहुल फुतूह नूह शिफिर आशिका तुगलक नामा खजाइनुल फुतूह ये सब अमीर खुसरो की थी और इसने बलबन गियासुद्दीन तुगलक के समय इन पुस्तकों को लिखा था। रहला इब्न बतूता ने लिखी थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखी थी। मलफुजात ए तुमरी ये तैमूर लंग की आत्मकथा है। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद ने लिखी थी और ये मुबारक शाह के शासनकाल में लिखी थी और ये शयद काल से संबंधित थे मुबारक शाह। शियार उल आरफिन और मेहरुमाह ये शेख जमालुद्दीन ने लिखी थी, ये लोधी काल में लिखी थी। आगे देखिए, रियाजुल इंसा और मनाजिर उल इंसा ये महमूद गवा ने लिखी थी। आदाब उल हर्ब ये फ़क़ मुदब्बिर ने लिखी थी, इल्तुतमिश के समय में लिखी गई थी। तारीख़ गुजीदाह ये कजवीनी ने लिखी थी। जमाउल हिकायत ये मोहम्मद औफ़ी ने लिखी थी। तारीख़ मोहम्मदी ये मोहम्मद बिहामद ने लिखी थी, मोहम्मद बिहामद खानी ने लिखी थी, तुगलक काल में लिखी थी। तारीख़ सिंध या तारीख़ माशूमी ये मीर मोहम्मद माशूम ने लिखी थी। कामेतुल तवारीख़ ये इब्नुल आशिर ने लिखी थी। चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखी थी, ये तुगलक काल में लिखी गई थी। मृगावती कुतुबुन ने लिखी थी और जफ़रनामा जो है मुल्ला याज़दी की थी। आगे देखिए, जो सल्तनत कालीन संस्कृत ग्रंथों से फारसी में अनुवाद किया गया था, तो अनुवादित ग्रंथ देख लीजिए और किसने किया था और किसके शासनकाल ने किया था। तो तूतीनामा शुक सप्तति जो थी ये जिया नक्शवी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया था। कोक शास्त्र ये भी जिया नक्शवी ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया। आगे देखिए, दलायत फ़िरोज़ शाही जो कि खगोल शास्त्र से संबंधित थी, अजीजुद्दीन खालिद किरमानी ने लिखा था, फ़िरोज़ तुगलक के समय में किया था। तिब्बत फ़िरोज़ शाही जो कि औषध विज्ञान से संबंधित था, अजीजुद्दीन खालिद किरमानी ने इसको भी लिखा था, फ़िरोज़ तुगलक के समय। तुजरमा ए बराही ये खगोल विज्ञान से संबंधित था, अब्दुल अजीज शम्स बहा ए नूरी ने लिखा था, फ़िरोज़ तुगलक के समय में लिखा था। तिब्बत सिकंदरी जो है ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, मियाँ भुआ ने लिखा था, सिकंदर लोधी के समय में लिखा था। बहार उल घात ये हठ योग की पुस्तक थी, अमृत कुंड से संबंधित थी, मोहम्मद गौस शत्तारी ने लिखा था। और दुर्गा राशि का शालिहोत्र जो कि अश्व चिकित्सा विषय से संबंधित ग्रंथ था और इसे अब्दुल बिन शफी ने लिखा था। और अहमद शाह प्रथम जो कि बहमनी शासक था, इसके समय में लिखा था। बहर उल उस्मान ये राजतरंगड़ी ये मुल्ला शाह अहमद ने लिखा था और जैनुल आबिदीन के समय में लिखा था। आज के लिए इतना ही। कल इसका हम सल्तनत कालीन स्थापत्य और कला से संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आप कई बार रिवीजन करिएगा तभी ये सारी पुस्तकें आपको मतलब अच्छे तरह से कंप्लीट हो पाएंगी, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत रहता है इनमें। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, कल फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।